नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, जॉनर थ्योरी। मतलब हम किसी भी आर्ट को, चाहे वो फिल्म हो या किताब, अलग अलग डब्बों में क्यों बंद करते हैं। ये कॉमेडी है, ये हॉरर है, ये सब होता कैसे है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे जॉनर के सबसे बड़े कन्फ्यूजन से। फिर देखेंगे कि इसके नियम क्या हैं और ये समय के साथ कैसे बदलते हैं। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि असल दुनिया में, मतलब मार्केट में, इसका क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये जॉनर है क्या। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना। पर असल में ये आइडिया बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये जो जॉनर शब्द है ये फ्रेंच भाषा से आया है। इसका सीधा सा मतलब है टाइप या कैटेगरी। ये बस एक तरीका है जिससे हम आर्ट को उसकी मिलती जुलती खासियतों के आधार पर ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे हम कहते हैं बाहुबली एक एक्शन फिल्म है, डीडीएलजे एक रोमांटिक फिल्म है और हेरा फेरी एक कॉमेडी है। सिंपल। और यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। सोचिए, क्या जॉनरा एक रेसिपी बुक की तरह है जिसे आर्टिस्ट को फॉलो करना ही पड़ता है, या फिर ये बस एक स्टिकर है जो हम लोग, मतलब ऑडियंस, फिल्म देखने के बाद उस पर चिपका देते हैं। यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है, इस पूरे टॉपिक का कोर पैराडॉक्स। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, जॉनर को देखने के दो मेन तरीके हैं और ये दोनों तरीके एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। एक तरह से ये दो अलग अलग टीमें हैं। एक तरफ है प्रिस्क्रिप्टिव तरीका। इसे आप एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं जिसके नियम बहुत सख्त हैं। जैसे पुराने जमाने में अरस्तु मानते थे कि भाई ट्रेजेडी है तो सिर्फ ट्रेजेडी ही होगी, उसमें कॉमेडी नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ है डिस्क्रिप्टिव तरीका। इसमें हम पहले से बनी हुई फिल्मों या किताबों को देखते हैं और फिर उनमें कॉमन चीजें ढूंढकर एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन दोनों में दिक्कतें हैं। पहला वाला आर्टिस्ट को बांध देता है, उसकी क्रिएटिविटी को खत्म कर सकता है, और दूसरा वाला इतना ढीला हो सकता है कि उसका कोई मतलब ही ना बचे। ओके, अब तैयार हो जाइए एक असली लॉजिक पजल के लिए। ये आपको थोड़ा चक्कर में डाल सकता है। इसे कहते हैं द हर्मेन्यूटिक सर्कल, लेकिन आप इसे सिंपल भाषा में मुर्गी और अंडे वाली प्रॉब्लम समझ सकते हैं। कौन पहले आया, जरा सोचिए इसके बारे में। मान लीजिए आपको वेस्टर्न जॉनर को डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे। आप कुछ वेस्टर्न फिल्में देखेंगे, है ना। पर आप कैसे तय करेंगे कि कौन सी फिल्में वेस्टर्न हैं। आप उन्हीं फिल्मों को चुनेंगे जो वेस्टर्न की परिभाषा में फिट होती हैं। लेकिन वो परिभाषा तो अभी आपने बनाई ही नहीं है, क्योंकि परिभाषा बनाने के लिए तो आपको पहले फिल्में चाहिए। देखा, ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जॉनरा में कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं होती तो हम उन्हें एक साथ रखते कैसे हैं। इस बड़ी मुश्किल का एक बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन दिया एक फिलोसोफर ने, जिनका नाम था लुडविग विटकिंस्टाइन। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया दिया, फैमिली रिजेम्बलेंस। एक परिवार के बारे में सोचिए। क्या परिवार के हर सदस्य में कोई एक चीज कॉमन होती है? नहीं। किसी की नाक एक जैसी होती है तो किसी की आंखें, किसी के बालों का रंग मिलता है। मतलब कोई एक अकेली चीज नहीं है जो सब में हो। लेकिन फिर भी उनमें इतनी मिलती जुलती चीजें होती हैं कि हम झट से कह देते हैं, अरे ये तो एक ही फैमिली के हैं। विटगेनस्टाइन ने कहा कि जॉनरा भी बिल्कुल इसी फैमिली की तरह होते हैं। ये मिलती जुलती चीजों का एक नेटवर्क है। जैसे एक वेस्टर्न फिल्म में आपको काउबॉय और रेगिस्तान मिलेगा, दूसरी में शायद सिर्फ शूट आउट हो, तीसरी में काउबॉय तो होगा पर कहानी शहर की होगी। मतलब सब में सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब एक ही वेस्टर्न फैमिली का हिस्सा हैं। तो ठीक है, जॉनर एक परिवार की तरह है, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये परिवार कभी एक जैसा नहीं रहता, ये हमेशा बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। और यही हमारी अगली बड़ी चुनौती है। जॉनर कभी भी स्टैटिक यानी स्थिर नहीं होते। हम फिर से वेस्टर्न जॉनर को देखते हैं। सोचिए 1930s 50s में क्या होता था। एक सीधा साधा हीरो, एक बुरा विलन, अच्छाई की जीत, सिंपल। फिर 60s 70s में आए एंटी हीरो, जिनकी कहानी थोड़ी ग्रे थी, जो पूरी तरह अच्छे नहीं थे। और आज तो ऐसी फिल्में बन रही हैं जो पूरे वेस्टर्न जॉनर के आइडिया पर ही सवाल उठा देती हैं। तो आप ही बताइए, जो परिभाषा 1940 में काम करती थी वो आज की फिल्म पर कैसे फिट बैठेगी? बैठ ही नहीं सकती। तो इतनी सारी थ्योरी और कंफ्यूजन के बाद अब आते हैं असली दुनिया पर। प्रैक्टिकल लाइफ में जॉनर का इस्तेमाल कैसे होता है, और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। असल दुनिया में जॉनर का लेना देना आर्ट से कम और बिजनेस से ज्यादा है। एक थ्योरिस्ट है, रिक ऑल्टमैन। उन्होंने बताया कि हम असल में दो तरीकों से जॉनर को देखते हैं। पहला है सिमेंटिक, इसका मतलब है सामान, मतलब फिल्म में क्या क्या चीजें हैं, बंदूकें, घोड़े, काउबॉय हैट, रेगिस्तान।
दूसरा तरीका है सिंटैक्टिक। इसका मतलब है कहानी या थीम, मतलब फिल्म का गहरा मैसेज क्या है, जैसे इंसानियत और जंगलीपन की लड़ाई या एक अकेले आदमी का समाज से टकराव। लेकिन इन सबसे ऊपर जो सबसे पावरफुल वजह है वो है मार्केटिंग। इसे बुक स्टोर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। सोचिए, एक किताब को फैंटेसी जॉनर में क्यों रखा जाता है? इसलिए नहीं कि वो कला की किसी परिभाषा में फिट होती है, बल्कि इसलिए ताकि बुक स्टोर वाले को पता हो कि उसे किस शेल्फ पर रखना है। ये कला नहीं, ये कॉमर्स। असल में जॉनर एक तरह का कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक वादा है जो बनाने वाला आपसे यानी कंज्यूमर से करता है। जब आप नेटफ्लिक्स पर हॉरर पर क्लिक करते हैं तो वो आपको एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस फिल्म में आपको डरने का मौका मिलेगा। ये आपके और क्रिएटर के बीच एक डील है। तो हम घूम फिर कर वापस वही आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। अब जब आप ये सब जान गए हैं तो आपको क्या लगता है? क्या जॉनर क्रिएटिविटी के लिए एक जेल है जो आर्टिस्ट को बांध देता है, या फिर ये ऑडियंस के लिए एक यूजफुल मैप है जो हमें रास्ता दिखाता है? इसका जवाब शायद खुद जॉनरा की तरह ही ना तो सिंपल है और ना ही आसान। तो इस एक्सप्लेनेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझना पसंद है तो और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।